जय हिंद स्टूडेंट्स। MEG 01 क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि MEG 01 का जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। इसमें टोटल 24 स्टोरीज हैं। सेम लाइक जैसे हम कहते हैं फेरी टेल्स। फेरी टेल्स क्या है? परियों की कहानियाँ। उसी तरह से जो कैंटरबरी है इसमें भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। कैंटरबरी टेल्स मतलब कैंटरबरी की कहानियाँ। रिटन बाय जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल, ऑल्सो फादर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री। तो जिन्हें हम इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री के फादर भी कहते हैं। एंड Canterbury Tales is regarded as the masterpiece of Geoffrey Chaucer, also called Magnum Opus, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर। तो जेफरी चौसर ने जो भी अपने वर्क टेक्स्ट लिखे हैं उस सभी में कैंटरबरी टेल्स जो है उनका एक मास्टरपीस माना जाता है। द स्टोरी इज सेट इन स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग सीजन की बात की गई है। आफ्टर द विंटर, मार्च टू मई का जो मंथ होता है जिसे हम बसंत ऋतु भी बोलते हैं। तो जो स्टोरीज हैं स्प्रिंग को लेकर, मतलब मेन इस सीजन को लेकर ये सारी स्टोरीज जो हैं इसमें कंपोज की गई हैं। द स्प्रिंग टाइम सिम्बोलाइजेज रीबर्थ एंड फ्रेश बिगनिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो स्प्रिंग टाइम को वो कह रहा है कि इट सिम्बोलाइजेज रीबर्थ एंड फ्रेश बिगनिंग्स। सेम जैसे हमारा इंडिया का वेदर है कि विंटर में हम लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं। विंटर में जो काम मतलब भी रुके हुए होते हैं, उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग आता है जिसे हम बसंत ऋतु बोलते हैं, तो हम लोग वापस मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं। जो भी हमें लगता है कि हमारे जो काम पेंडिंग थे करने वाले हैं, तो मतलब हम एक अपने आप में एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जिसे वो कह रहा है रीबर्थ एंड फ्रेश बिगनिंग्स। तो मेरी कोशिश यही है कि जो ये हमारी इग्नू की जो हमें बुक्स मिलती हैं, मोस्टली जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैं देखती हूँ कि शायद स्टूडेंट्स इसे खोलकर भी नहीं देखते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अगर हम इसे भी लाइन टू लाइन अच्छे से समझ लें तो होता क्या है, जब हम अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो एक्चुअली में जो सब हमने चाहे वो ऑनलाइन हमें इंटरनेट पे बहुत सारा रिटन मटेरियल मिल जाता है, लेकिन अटेम्प्ट हम वही कर पाते हैं जो जो हमने मतलब अंडरस्टैंड किया होता है, जो समझा होता है। हम वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें देखिए लर्न कर मतलब कैंटरबरी में से चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको लर्न इसमें क्या रखना है कि कैंटर मतलब ये जो 3-4 लाइंस हैं जो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन है, चाहे इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट हो जाए तो ये कॉमन है जो आप हर किसी में लिख सकते हैं कि कैंटरबरी मतलब कैंटरबरी के रिगार्डिंग जब भी कोई क्वेश्चन पुट हो जाए, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी मतलब आंसर टू आंसर करूँगी। तो ये लाइंस आई थिंक अगर कैंटरबरी का क्वेश्चन है तो हर जगह यूज़ होंगी। कैंटरबरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज रिटन बाय जॉफ्री चौसर। उनका लिख सकते हैं कि वो कौन थे, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और कैंटरबरी उनका एक मास्टरपीस है। और ये स्टोरी जो है स्प्रिंग में लिखी गई है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में इसे सेट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, उस टाइम को डिस्क्राइब किया गया है। फिर हम स्प्रिंग टाइम की डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्प्रिंग टाइम क्या है। इट सिम्बोलाइजेज रीबर्थ एंड फ्रेश बिगनिंग्स। तो अगर हम वर्ड टू वर्ड इसे रीड करते हैं, द जनरल परलॉग बिगिंस विद द मेमोरेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग। तो मतलब इसमें जो नरेटर है उसने स्प्रिंग का ही बात की है। The immediate reason for this is that only with the return of mild weather after winter. Same
कुड पीपल गो ऑन ए पिलग्रीमेज। अच्छा, अब कैंटरबरी टेल्स में सबसे जो मेन बात की गई है वो है पिलग्रीमेज। पिलग्रीमेज मतलब अ स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे हम कोई भी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो यहाँ पे नरेटर का मतलब है कि जैसे ही विंटर सीजन ऑफ हुआ तो उसके बाद कुछ अलग अलग जगह से लोगों ने इकट्ठे होके यात्रा की, मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे वो लोग गए। तो उसी को ही हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना समझ लें। द इमीडिएट रीजन फॉर दिस इज दैट ओनली विद द रिटर्न ऑफ माइल्ड वेदर, ठीक है, कि विंटर का जो बहुत ही एक जिसे अकॉर्डिंग टू ऑथर के बड़ा एक वो हार्श वेदर से निकल के जब वो स्प्रिंग में आए तो लोग जो हैं स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं। मैनी पैसेजेस हैव बीन सजेस्टेड एज पॉसिबल सोर्सेज। चौसर वाज क्लियरली डीलिंग विद द कन्वेंशनल थीम, और such conventionally was not a weakness but a strength in medieval literature. Okay, people in Chaucer's time passed winter inside dark. अब वो चौसर के टाइम की बात कर रहा है कि उस टाइम पे विंटर लोगों के लिए कैसा होता था, बहुत डार्क होता था, डॉफ्टी होता था, बैगली हीटेड, मतलब बहुत ठंड होती थी, स्मोकी हट्स उस टाइम पे, जैसे अपने हट्स में वो लोग आग जलाते थे तो बहुत धुआं होता था, ठीक है, भी खुद को वही सर्दी से बचाने के लिए। लिविंग ऑन अ सॉल्टेड बीफ, स्मोक्ड बेकन, ड्राइड पीस, मतलब उन्हें हर चीज़ें ये जैसे ड्राइड पीस, यहाँ से वो बात कर रहा है कि फ्रेश सब्जियां नहीं मिलती थी, तो जो स्टोर्ड जिसे हम बोलते हैं आजकल प्रिजर्व्ड की हुई चीज़ें उन्हें खाना पड़ता था। लास्ट ईयर्स वीट और राई एंड सो on. The shortage of fresh food resulted in disease like scurvy in winter. तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे फ्रेश चीज़ें ना होने की वजह से विंटर में, क्योंकि वो वेदर बहुत हार्श होता था, तो उस टाइम पे जो लास्ट ईयर की चीज़ें थी उस पर वो उस सीज़न में गुजारा करना पड़ता था। तो स्कर्वी जो डिसीज़ है बहुत ही कॉमन थी। तो दस व्हेन द अप्रैल शावर्स, तो जैसे ही अप्रैल आता है, स्प्रिंग सीजन जैसे ही आती है, मेक द ग्रास ग्रो अगेन, फिर से जो घास है वो मतलब हरी भरी हो जाती है। तो सेम थिंग इज हियर ना, कि हम भी यही देखते हैं कि विंटर में जो प्लांट्स हैं सैड हो जाते हैं, इवन हम लोग लेजी हो जाते हैं। तो जैसे ही स्प्रिंग जो है मतलब स्टार्ट होता है तो वापस मतलब जो प्लांट्स हैं वो हरे भरे हो गए हैं, हमारे सरसों के खेत हरे भरे हैं, एवरीथिंग, मतलब जो भी हम जैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस सीजन को एक फ्रेश रीबर्थ वाला सीजन, मतलब एक गुड सीजन बोल रहे हैं। तो द स्वीट शावर्स रिवाइव नेचर एंड बाय implication human nature underlying motive is of resurrection or spiritual renewal. This is the way in which the cycle of seasons is closely related to cycle of human life. April provides material occasion and spiritual yearning for going in pilgrimage. तो अप्रैल में मतलब उनका मानना है कि लोग फिर धार्मिक यात्रा के लिए निकलते हैं। The force of rejuvenating nature is in the south wind which inspires or breathes upon the tender twigs to make them grow. मतलब जो दोबारा से जीने वाली जो फोर्स ऑफ, यहाँ पे वो बात कर रहा है, द फोर्स ऑफ रेजुविनेटिंग नेचर, ठीक है। तो उस मतलब उसमें हम क्या है, विच इंस्पायर्स और ब्रीथ्स अपॉन द टेंडर ट्विंग्स टू मेक देम ग्रो। हर चीज अपने आप में नए सिरे से डेवलप करती है। इट बास एवरी वेन दैट द अर्थ हैंग वेसल्स ऑफ सैप, इट स्पर्स इवन द स्मॉल बर्ड्स टू सिंग ऑल नाइट, कि जैसे बसंत ऋतु में फिर वो पक्षी भी चहचहाते हैं, प्लांट्स खिलखिला रहे हैं, फ्लावर्स हैं, है ना, एवरीथिंग। तो यहाँ पे मतलब सीजन को उसने डिस्क्राइब किया है। द बायोलॉजिकल अवेकनिंग पासिस इजीली इनटू स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो जैसे ही ये हमारी नेचर में सारी चीजें अपने आप में एक फ्रेश फीलिंग देती हैं, तो उसी तरह से इंसान के अंदर भी एक अवेकनिंग, यहाँ पे उसने बात की है कि अंदर से ही आवाज आती है, वो जागते हैं कि हम क्यों ना स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएं। द डिजायर टू जर्नी आउट ऑफ ड्रैब एवरीडे एग्जिस्टेंस टू डिस्टेंट होली श्राइन्स, कि हम कहीं पे भी होली जो भी जिसके मतलब जैसे आप जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप लोग मतलब हम लोग जहाँ पे भी
कनेक्टेड हैं, ठीक है, गुरुद्वाराज, मंदिर, चर्चेज, है ना, तो होली श्राइन्स यहाँ पे ऑथर ने नाम दिया है। द पिलग्रिम्स कम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंग्लैंड। अब हमारा जो नेक्स्ट कैंटरबरी टेल्स इन्हीं पे ही चलेगा कि जो पिलग्रिम्स हैं कहाँ से आते हैं, कम्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के सारे कॉर्नर से, अलग अलग कॉर्नर से जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं टू विजिट द श्राइन। अब वो उन्होंने कहाँ जाना है, टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट, मतलब ये वो चर्च का नाम है, श्राइन जिसे उन्होंने बोला है, हु वॉज मार्टर्ड इन द कैंटरबरी कैथेड्रल इन 1170। तो इस चर्च को उन्होंने विजिट करना है जहाँ पे ये एक इंसिडेंट हुआ था 1170 में। द मॉडर्न पोएट T.S. Eliot रोट अ प्ले मर्डर इन कैथेड्रल। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इसी के बेस पे ही T.S. Eliot ने एक मॉडर्न, जो जिसे हम मॉडर्न पोएट बोलते हैं T.S. Eliot को, उन्होंने भी एक अपना प्ले लिखा था। Eliot's Wasteland also opens with an ironic echo of Chaucer. April is the cruelest month। तो जिसमें उन्होंने चौसर का ये जो आयरनिक इको है उसे उन्होंने क्या नाम दिया था, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल को उन्होंने क्रूएलेस्ट मंथ का नाम दिया है, जिसे हम पीछे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक बेस्ट जिसे हम बोलते हैं रेजुविनेटिंग मंथ, लेकिन चौसर ने इसे क्रूएलेस्ट मंथ का डिस्क्राइब किया। चौसर हैप्चुअली रेफर्स टू टाइम इन द फ्रेमवर्क ऑफ एस्ट्रोलॉजी और माइथोलॉजी। तो चौसर के वो फ्रेमवर्क को एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। ही टेल्स अस हियर दैट द सन इज इन द अर्ली पार्ट ऑफ इट्स एनुअल कोर्स जस्ट कमिंग आउट ऑफ एरीज, द फर्स्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक। जो हम अपनी ये प्लैनेटरी पोजीशंस की अगर बात करें तो जैसे हमारा जो फर्स्ट जो एरीज साइन है, जिसके वो ग्रह का स्वामी मानते हैं ना, सन सूर्य के अंडर है, तो यहाँ पे देखो वो बात कर रहा है यस कमिंग आउट ऑफ एरीज। जो सन है इस टाइम पे एरीज से यस कमिंग, ठीक है। तो मतलब इस तरह से एक तरह से वो चौसर के वर्क को एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कहीं ना कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं, विच ऑल्सो मीन्ड एस्ट्रोनॉमी लिंक्स अर्दली लाइफ टू हेवनली। तो इस पैराग्राफ और द फेलोशिप ऑफ पिलग्रिम्स जस्ट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड देयर वेरिड बैकग्राउंड्स मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिएचर वर्जन ऑफ 14th सेंचुरी सोसाइटी। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में बस यही बात हुई है कि जो कैंटरबरी टेल्स है वो स्प्रिंग में लिखा गया, ठीक है, मतलब स्प्रिंग को लेके डिस्क्राइब किया गया है, लिखा नहीं एक्चुअली, आई डोंट नो कि लिखा कब गया था, लेकिन हाँ मतलब ये उन्होंने जरूर कहा है कि जो कैंटरबरी टेल्स है ये स्प्रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, और स्प्रिंग सीजन के बारे में ही उन्होंने बात की है कि स्प्रिंग सीजन कैसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।